एनालिसिस, संक्षिप्त में उसको बोला जाता है टीए। तो हर बार मैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस शब्दों का उच्चारण न करते हुए टीए कहूंगा। तो टीए में इस समय मैं आपसे प्राथमिक चर्चा कर रहा हूं हमारे व्यक्तित्व के बंधारण की। जैसे पिछली 2 बार में हम चर्चा कर चुके कि हमारे यहाँ व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 हिस्सों का बना हुआ है। चाहे आप पुख्त व्यक्ति हो, चाहे आप वृद्ध व्यक्ति हो, या चाहे आप बच्चे हो, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों का बना है। तो इस विश्लेषण को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मतलब कि आपके व्यक्तित्व का मैं पृथक्करण कर रहा हूं, अथवा तो आपके व्यक्तित्व का मैं जैसे कि काइंड ऑफ पोस्टमार्टम शब्द मैं जानबूझकर उपयोग कर रहा हूँ। सामान्य रीत से पोस्टमार्टम किया जाता है मरीज के व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके मरण के कारण को जानने के लिए। कुछ उसी तरह टीए में आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस सिखाया जाता है। आपका वर्तन व्यवहार, जो आप अच्छा या बुरा बर्ताव कर चुके कल या सुबह में या कभी 2 दिन पहले या अपनी बिछड़ी हुई जिंदगी में, तो उस व्यक्तित्व को समझने के लिए आप अपने व्यक्तित्व को समझना चाहेंगे। तो ये 3 हिस्सों को कहा जाता है ईगो स्टेट, मनःस्थितियाँ। और जैसे मैं सूचित कर चुका हूँ, हमारी मनःस्थितियाँ 3 प्रकार की है, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड। 3 प्रकार की मनःस्थितियों का मैं वर्णन संक्षिप्त में कर चुका हूँ। अब थोड़ा विस्तार करूँगा। अब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल दार्शनिक चर्चा मैं कर लूँ पहले, कि ये सब चर्चा आपको क्या काम आ सकती है। तो जीवन के 2 तथ्यों को आप समझ लीजिए। पहला तथ्य ये है कि प्रत्येक इंसान बंधा हुआ है, परतंत्र है, गुलाम है, अपनी इच्छाओं का मालिक नहीं है, अपनी लागणियों का मालिक नहीं है। तो हम सब ये अनुभव करते हैं कि हम बंधे हुए हैं, हम गुलाम हैं, हम परतंत्र हैं, हम कठपुतली की तरह है। जो करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाते हो, और जो नहीं करना चाहते उसे करना पड़ता है आपको। आपके ऊपर किसी प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। तो टीए सीखने के पहले मैं ये मानता था कि संजोग मेरे पर सवार है, परिस्थितियां मेरे पर सवार है, घटनाएं मेरे पर सवार है। लेकिन टीए सीखने के बाद मेरे दिमाग में एक स्पष्टता हुई कि संजोग, घटनाएं, परिस्थितियां नहीं, आपका बचपन का उछेर, आप बचपन से किस अनुभवों से गुजरे, उन अनुभवों से बाहर निकलना आपके लिए, मेरे लिए मुश्किल बन गया है। तो मैं आपको कुछ टेक्निकल शब्द अभी बोल रहा हूँ। वो टेक्निकल शब्द मैं आगे भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन कई साधक नए हैं तो मैं वो टेक्निकल शब्द दोबारा बोलता हूँ। तो बचपन में आपको जैसा उछेर किया गया, जन्म से 4 साल की आयुष्य तक, पहले 4 सालों में माता पिता के द्वारा जो उछेर किया गया, आपके साथ जो सुलूक किया गया, आपके साथ जो वर्तन व्यवहार किया गया आपके पेरेंट्स के द्वारा, तो उसको कहा जाता है टीए की भाषा में अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस। अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस मतलब कि आपके माता पिता का आपके ऊपर एक स्थायी प्रभाव है। वो स्थायी प्रभाव आपका पेरेंट साइकी बनता है, आपका पी, जिसको आप
कैपिटल में लिखेंगे पी, आपका पेरेंट साइकी बनता है, वो आपके अंदर सवार रहता है। तो आप बंधे हुए हो, आपके माता पिता ने बहुत सारी चीजें आपको सिखाई थी, वो जाने अनजाने में आपने स्वीकार कर लिया और अपने व्यक्तित्व में इसको दृढ़ बना दिया, और इससे बना आपका पेरेंट ईगो स्टेट। तो आप बंधे हुए हो, आप परवश हो, आप एक कठपुतली की तरह हो, आप संजोगों के नहीं, आप माता पिता के उछेर के गुलाम हो। और ये धागे, जैसे कठपुतली अपना धागे, अपने जितने भी धागे, हाथों को बंधे हुए, पैरों को बंधे हुए तोड़ नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती, कुछ उसी तरह मैं और आप भी माता पिता के बांधे हुए वो उसूल, वो मूल्य, वो नैतिकता, वो करना है नहीं करना है, ये अच्छा है बुरा है, ये मूल्यांकन, जैसे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या ठीक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए कि कितनी सारी नैतिकता और मूल्यों की बातें हमारे दिमाग में इस समय फंसी हुई है, तो वो धागे तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये पहला मुद्दा है कि हम बंधे हुए हैं बचपन के उछेर के, हम परतंत्र हैं। दूसरा एक मुद्दा है कि आप, जैसे कि शेक्सपियर कहते थे, उन्होंने एज यू लाइक इट में लिखा कि ये पूरा विश्व एक रंगमंच है और हम प्रत्येक व्यक्ति उसके कलाकार है। अब कलाकार भी परतंत्र रहता है, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक कथानक लिखा जाता है, संवाद लिखे जाते हैं, प्रत्येक पात्र को क्या अभिनय करना है वो सब पहले से निर्माण है। मतलब कि उसी कथानक के और संवादों के रचना के अनुसार प्रत्येक को अभिनय करना पड़ता है, अपना खुद का कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आप अपनी स्क्रिप्ट के गुलाम हो, रंगमंच पर, नाटक में, फिल्मों में अभिनय करते समय। अब जीवन की क्या हालत है कि जीवन में भी बचपन में दूसरा एक अरसा आएगा 4 से 8 साल का। इस 4 से 8 साल की आयुष्य के दरमियान प्रत्येक इंसान अपने जीवन की कथानक लिखता है, स्क्रिप्ट लिखता है। तो एक टेक्निकल दूसरा शब्द बोलने जा रहा हूं, स्क्रिप्ट, लाइफ स्क्रिप्ट एंड लाइफ पोजिशन। लाइफ स्क्रिप्ट एंड लाइफ पोजीशन, आपको लिखा हुआ भी ये शब्द बाद में चर्चा में दोबारा आने वाला है, तो उस समय हम दोबारा इसकी बात करेंगे। मैं आज आपको खाली 3 व्यक्तित्व बंधारण की चर्चा करते करते थोड़ा सा इसका खुलासा कर रहा हूँ कि आप जन्म के 4 साल में माता पिता के द्वारा जो अनुभवों से गुजरते हो, जिसको कहा जाता है अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंस, जैसे कि आपको प्यार दिया गया, प्यार से वंचित रखा गया, आपको प्रोत्साहन दिया गया, आपको नासिपास किया गया, ना उम्मीद किया गया आपके माता पिता के द्वारा। इसका मतलब ये मत समझिए कि वो गुनहगार है, वो गुनहगार थे, क्योंकि पेरेंटिंग, माता पिता का कर्तव्य आपको न कहीं कोई स्कूल में सिखाया गया, न उसके कोई पाठ पढ़ाए गए, न इसकी कोई तालीम दी गई। तो हर माता पिता, मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे माता पिता भी मेरे माता पिता थे, तो हर पीढ़ी बिना किसी सीख, बिना किसी तालीम के पेरेंट बनते हैं और उछेर करते हैं अच्छी बुरी तरीके से, अपने को जो ठीक लगता है वो। तो वो जो इन्फ्लुएंस है, अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंस, पहले 4 साल में बच्चा अपने दिमाग से, उसका वायरिंग होता है उसके अंदर, और उस वायरिंग के पश्चात 4 से 8 साल के आयुष्य में बच्चा अपने जीवन की कथानक निर्माण करता है। इसको कहा जाता है लाइफ स्क्रिप्ट। मैं भविष्य में कैसा जीवन जीऊंगा, कैसा वर्तन व्यवहार करूंगा, क्या पाऊंगा क्या गवाऊंगा, मेरा मानसिक बंधारण कैसा रहेगा, मैं तंदुरुस्त रहूंगा बीमार रहूंगा, मैं सफल इंसान बनूंगा निष्फल इंसान बनूंगा, मैं समृद्ध व्यक्ति बनूंगा दरिद्र व्यक्ति बनूंगा।
और समृद्धता और दरिद्रता दो प्रकार की है, भौतिक भी है और विचारों की भी है। तो भौतिक रूप से बहुत सारे लोग हैं जीवन में गरीब रहते हैं, अच्छे घरों में जन्म लेने के पश्चात, अच्छी पढ़ाई प्राप्त करने के पश्चात, अच्छी नौकरी मिलने के पश्चात वो दरिद्र रह जाते हैं। तो भौतिक समृद्धि की अभाव है, लेकिन वैचारिक समृद्धि का भी अभाव हमारे दिमाग में आ जाता है। तो जैसा तुम्हारा दिमाग ऐसा तुम्हारा जीवन बनता है। तो वो जो कथानक 4 से 8 साल के आयुष्य में लिखा जाता है, 3 चीजों का निर्माण 4 से 8 साल में किया जाता है। 3 चीजों का, एक है आपके जीवन का लाइफ स्क्रिप्ट लिखा जाता है, और बाकी की जिंदगी आप केवल अलग अलग संजोगों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हैसियत से केवल अभिनय करते हो। तो जैसे कि शेक्सपियर कहते थे, ऑल ऑफ अस आर एक्टर्स। हम केवल अभिनय करते हैं, और वो अभिनय बचपन में लिखा हुआ है, और आप खुद ही उसके डायरेक्टर, आप ही स्क्रिप्ट राइटर, वही जिंदगी आप जी रहे हो। अब आपको इस उम्र में मनचाहा अगर नहीं मिलता तो किसी का दोष देने का आपका अधिकार नहीं, क्योंकि वो स्क्रिप्ट खुद ने लिखी, और वो स्क्रिप्ट आपने खुद ने अभिनय करने का निर्णय कर लिया है। तो परवश बन चुके आप, अपनी स्क्रिप्ट के गुलाम बन चुके हो, और अलग अलग जगह पर आप अलग अलग भूमिकाएं करोगे। जैसे कि कुटुंब में एक भूमिका करोगे, अपने कार्य स्थान पर दूसरा करोगे, रास्ते पर कुछ तीसरा करोगे, खरीदारी के लिए जाओगे तो कुछ अलग अभिनय करोगे। तो जीवन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक घटनाओं से हम गुजरते हैं। तो मनोवैज्ञानिक घटनाओं से गुजरते गुजरते जीवन में हम बदलते जाते हैं। तो ये दूसरा टेक्निकल शब्द आप टीए में सीखेंगे मेरे से, वो है लाइफ स्क्रिप्ट। तीसरा एक चीज है लाइफ पोजीशन। हम एक स्थिति निर्माण कर लेंगे खुद के बारे में, औरों के बारे में, और वो माता पिता की सीख के अनुसार, पहले 4 सालों में गुजरे अनुभवों के अनुसार। तो आप लाइफ पोजीशन, जैसे कि आप खुद के बारे में एक मान्यता बांध लोगे, आप अच्छे हो कि बुरे हो, आप में आपका आत्मविश्वास है या नहीं है, आप आपकी खुद की मान्यता करते हो आप नहीं करते हो। तो ये एम आई ओके, एम आई नॉट ओके। तो टीए को पहचाना जाता है ओके नेस से, कि एम आई ऑल राइट, एम आई ओके, मैं ठीक हूँ इंसान, मैं सफल बन सकता हूँ या नहीं, मेरे अंदर शक्तियाँ हैं या नहीं। तो खुद में आपका एक आत्मविश्वास बनता है या टूटता है। अगर अच्छा आत्मविश्वास बनता है, आत्म सत्कार बनता है, आत्मसम्मान बनता है, तो आप कहेंगे आई एम ओके। या आपका आत्मविश्वास माता पिता ने तोड़ दिया, तो आप कहेंगे आई एम नॉट ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी, आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, आई कैनॉट डू एनीथिंग, आई एम मेंट टू बी अ फेलियर, तो आई एम नॉट ओके। तो आपने एक जीवन स्थिति तय कर लिया, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके। उसी तरह आपने, माता पिता ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसका जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, पूरे जगत के लिए एक बंधारण, एक मान्यता बांध लोगे लोग कैसे हैं। अगर आपके माता पिता ने आपके साथ अच्छा ताल्लुक नहीं किया, तो आप मन ही मन, अज्ञात मन में, आपके चित्त में एक निर्णय बांधोगे कि एवरीबडी इज नॉट ओके, मेरे पास आसपास जितने भी लोग हैं सब बुरे हैं, दे आर नॉट ओके, तो यू आर नॉट ओके। या अगर आपके माता पिता ने आपके साथ प्यार से पेश आए, सम्मान से पेश आए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाया, आपको जीवन जीने का उत्साह बढ़ाया या उत्तेजन दिया, तो योर पेरेंट्स वेयर ओके। तो बाद में ये पूरी स्थिति निर्माण की जाएगी बाकी के लोगों के लिए, एवरीबडी इज ओके। तो आप कहोगे यू आर ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके। ये पोजीशन आप अपने जीवन के जन्म से 8 साल, 4 से 8 साल, 4 से 8 साल के समय में तय कर लेते हो, और उसी के आधार पर पूरा बाकी का जीवन आप जीते हो। तो आपने लिखी एक स्क्रिप्ट, 4 से 8 साल में आपने निर्माण किया एक जीवन स्थिति, मन स्थिति,
मन में कुछ निर्णय बांध लिया, आई एम ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, यू आर नॉट ओके, फिर इसका क्या क्या दुष्प्रभाव या अच्छा प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ता है, इसकी चर्चा हम करेंगे जब लाइफ पोजीशंस की चर्चा करेंगे। तो अब दूसरी बात मैंने कर ली लाइफ पोजीशंस की। एक अंतिम बात है कि जब आप बच्चे की हैसियत से जन्म लिया, आप नवजात शिशु थे, तो एक मुक्त बच्चे थे, हंसते थे, रोते थे, भूख लगती थी तो खाते थे, नींद आने पर सोते थे, आपके पर कोई रोक टोक नहीं थी, आप मुक्त बच्चे की तरह, फ्री चाइल्ड की तरह जीते थे, नेचुरल चाइल्ड। आपको आपको वॉश मानो कि आपकी टट्टी की हजत हुई, हजत की इच्छा हुई तो आप कर लेते थे, आप कहीं भी पेशाब कर लेते थे, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं। हर इंसान जन्मता है मुक्त, लेकिन सामाजिक उछेर के दरमियान माता पिता उसके ऊपर दो प्रकार का प्रभाव डालेंगे। अच्छा, उन दो प्रकार के प्रभाव रहेंगे। एक रहेगा क्रिटिकल, जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चरिंग पेरेंट। स्ट्रक्चरिंग पेरेंट जो आपके ऊपर रोक लगाया, आप पेशाब यहाँ नहीं कर सकते, टट्टी यहाँ नहीं कर सकते, आपको बोलने का ठीक ढंग होना चाहिए, हाथ में हथौड़ी पकड़ो लेकिन उसका पकड़ने का ढंग, या पेन पकड़ने का ढंग, खाने का ढंग, तो आपके व्यक्तित्व को अब स्ट्रक्चर किया जा रहा है। कभी भी भूख लगी और खाना नहीं मांग सकते, इस समय आपका टीवी देखने का समय नहीं है। तो देखो कि आपके ऊपर शिस्त लादे जा रहे हैं। तो टीए की भाषा में इसको कहा जाता है क्रिटिकल पेरेंट, जो चिल्लाएंगे आपको, आपके ऊपर शिस्त डालेंगे, आपको कान पकड़ेंगे, आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। तो वो अब आपका जो मुक्त बर्ताव था जब आप बच्चे थे, नवजात बच्चे थे, तब जो मुक्त बर्ताव था, उस बर्ताव पर अब बंधन डालने जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो इसको टीए की भाषा में कहा जाता है क्रिटिकल पेरेंट, स्ट्रक्चरिंग पेरेंट। तो वो हिस्सा आपके अंदर कायमी बन जाएगा। तो आपका जो पेरेंट व्यक्तित्व है, पेरेंट साइकी है, जिसकी मैं पिछली बार चर्चा कर चुका हूं, इसमें दो प्रकार के, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपका कायमी बन जाएगा। माता पिता ने जो उछेर किया होगा, वो पेरेंटिंग का सब भी डूज एंड डू नॉट्स, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, अलग अलग मान्यताएं धर्म के बारे में, मनुष्य समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, कर्मों के बारे में। जैसे कि कर्म सिद्धांत आपको एक बार सिखाया गया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। आपकी धार्मिक मान्यताएं और जीवन में व्यवस्था क्रम, किसका टीका करना है, किसको कंट्रोल करना है, किसके बारे में क्या मान्यता है आपकी, ये सब चीज़ें आपको आपकी पेरेंट साइकी में हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया गया। अब ये बनेगा आपका व्यक्तित्व का आधार। अब आपके माता पिता दो प्रकार के हो सकते थे, यह है। एक तो क्रिटिकल है, स्ट्रक्चरिंग, जो लगातार आपकी टीका करते रहते थे, आपके ऊपर शासन करते रहते थे, आपको दबाते रहते थे, आप जो भी करते थे उसको अमान्यता देते थे, बोलते थे ये मत करो, ये मत करो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये आपको शिस्तबद्ध बनाना चाहते थे। आपके जीवन में क्रम, विश्वास, जैसे कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, पढ़ाई कब करना है, टीवी कब देखना है, खेलने कब जाना है, हर बात में क्रम। मतलब कि आपने जब जन्म लिया तो आप फ्री चाइल्ड थे, अब आपको बांध लिया गया, तो ऑर्डरिंग किया गया। आपके अंदर दोष खोजेंगे, बताएंगे आपको ये गलत है तुम्हारा, और आप अपने बारे में ये आप खास ध्यान में रखें, प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्फ। तो माता आप जैसे कि आत्मविश्वास से आप खुशी से नाचना चाहते थे, तो माता पिता बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, तो लगातार ये आपको तोड़ते रहेंगे, अपनी खुद के बारे में मान्यताओं को गिराते रहेंगे। तो इससे आप अपने खुद के बारे में अच्छा महसूस अब नहीं करेंगे। आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट गुड, आई डोंट लुक, जैसे कि अगर आपकी चमड़ी का रंग गलत होगा या आपका चेहरा ठीक नहीं होगा
या आप खाते खाते मुख बिगाड़ दिया होगा या कपड़े खराब किए होंगे, तो माता पिता तुरंत बोलेंगे ये क्या क्या तुम्हारा ढंग है, तुमको खाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, हंसना नहीं आता। तो दे मेक यू फील नॉट गुड अबाउट योर सेल्फ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरिंग पेरेंट, क्रिटिकल पेरेंट। अब ये आपके अंदर कायमी बन जाएगा और ये आपके व्यक्तित्व बंधारण का एक हिस्सा बन जाएगा। दूसरा एक पेरेंट है जिसको कहा जाता है नर्चरिंग पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट का काम है लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिंग, कंफर्टिंग, प्रेजिंग, हेल्पिंग। आप क्या चाहते हो, आपको मैं कैसे मदद रूप हो सकता हूँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अरे वाह आपने क्या परिणाम लाके दिखाया, है ना। आप अगर असुविधा में हो, दुविधा में हो, कष्ट में हो, तो तुरंत आपके सर पर हाथ रखेंगे, अपनी गोद में लेटाएंगे, आपको खाना लेके देंगे, 12 बजे 2 बजे रात को भी उठ के आपके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। आपको प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है, लविंग है, वो नर्चरिंग पेरेंट है। तो इसी तरह जो आपका पेरेंटिंग किया जाता है, उस पेरेंटिंग का आपके ऊपर प्रभाव बनने जा रहा है। तो इससे आपके अंदर का एक बच्चा था वो बदलेगा। तो इसकी चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा अवकाश आपके लिए चर्चा का छोड़ रहा हूँ, तो अगर किसी को कोई सवाल हो पूछना। સર હરિઓમ આપુ। हाँ हरिओम। સર આપ તમે હમણાં જે કીધું કે દેટ ઇઝ પ્રિવેન્ટિંગ પેરેન્ટિંગ એન્ડ નર્ચરિંગ પેરેન્ટિંગ, ક્રિટિકલ પ્રિવેન્ટિંગ નહીં, પ્રિવેન્ટિંગ ક્રિટિકલ અથવા તો સ્ટ્રક્ચરિંગ પેરેન્ટ એમને કહેવાશે, સ્ટ્રક્ચરલ। બટ ધ નર્ચરિંગ પેરેન્ટિંગ ઓલ્સો। હા સ્ટ્રક્ચરિંગ પેરેન્ટિંગ, યસ। તો સર મતલબ મારે કન્ફ્યુઝન એટલે પૂછવા કરતા ડિલેમા ઇઝ ધેટ કે સમટાઈમ્સ વી સે કે જે ચાઇલ્ડ જે કરતું હોય લેટ હિમ ડુ ઇટ ઓર લેટ હર ડુ ઇટ, ડોન્ટ ઇન્ટરફિયર. So how can we create a difference that at this stage we should be a structuring parenting and at this stage nurturing parenting? Because I think it's a matter of perception. I'm ओके। not arguing, but हाँ, it's a matter of नहीं like, नहीं आर्ग्यू करना है आपको। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ कि मुझे नर्चरिंग पेरेंट बनना है कि स्ट्रक्चरिंग क्रिटिकल पेरेंट बनना है। इसको टीए की भाषा में कहा जाता है एनपी और सीपी। सीपी क्रिटिकल पेरेंट और नर्चरिंग पेरेंट। नहीं, आपको दोनों के बीच संतुलन डालना होगा। संतुलन डालने वाला एक तीसरा हिस्सा आपके अंदर आने वाला है, वो है एडल्ट साइकी ए। वो आपको बताएगा कि इस समय आप बच्चे पर बेरहमी से पेश आएंगे, कड़क शिस्त से पेश आएंगे या प्यार से पेश आएंगे। उस प्रश्न का जवाब देने वाला तीसरा जो हिस्सा है तुम्हारे अंदर, उसको पूछ के आप वर्तन व्यवहार करिए। लेकिन आपको कभी नर्चरिंग बनना होगा और कभी आपको क्रिटिकल भी बनना होगा। मतलब कि कभी एनपी कभी सीपी, आवश्यकता के अनुसार, संजोगों के अनुसार। जैसे कि 12वीं कक्षा में आपका बच्चा है, परीक्षा का दिवस आने वाला है हफ्ते के बाद, और इस समय कह रहा है मम्मी या पापा मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ आज, बस मुझे पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं करना है। तो उस समय थोड़ा आपको आपको कठोर वर्तन भी करना पड़ता है। तो कठोरता और प्यार, वात्सल्य, दुलार, दोनों के बीच आपको एक संतुलन डालने का सीख अपने अंदर से। कमनसीब से ये होता है कि आपके साथ माता पिता ने जो ताल्लुक सुल्लुक किया, उसी के आधार पर व्यक्तित्व बंधारण बन गया। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ऑथोरिटेरियन, अत्यंत सख्त, वो क्रिटिकल पेरेंट है, क्योंकि माता पिता ने उनको ये सिखा दिया। अब ये उनका रिकॉर्डिंग हमेशा बन जाता है। ये अपने आप को पूछे भी ना, कठपुतली की तरह ऐसा ही वर्तन अपने बच्चों के साथ कठोर वर्तन करते हैं। कुछ माँ बाप होते हैं एक्सेसिवली, अतिशयोक्ति से भरे हुए नर्चरिंग पेरेंट, प्यार ही देंगे। जैसे कि बच्चा चोरी करके आएगा, बच्चा परीक्षा में फेल होगा, बच्चा गलत काम करेगा, बच्चा बुरा काम करेगा, तो रोकेंगे नहीं। तो नर्चरिंग पेरेंट की एक्सेस और क्रिटिकल पेरेंट की एक्सेस, अतिशयोक्ति, दोनों नुकसानकारक है। आपको परिस्थिति के अनुसार दो में से किसी एक में संतुलन लाना होगा। और सबसे पहले चाहिए, जैसे मैं आगे चर्चा कर चुका हूँ, कि सच्चे माँ बाप कैसे होने चाहिए। माता और पिता दोनों का मैं अलग से वर्णन कर रहा हूँ। तो दोनों के बीच भी एक संतुलन लाना है, माता और पिता के बीच। जैसे कि पिता होने चाहिए बाहर से कठोर, क्रिटिकल पेरेंट, और अंदर से नरम,
बाहर से कठोर और अंदर से नरम, ये गिजूभाई बधेका का उदाहरण मैं टाँक रहा हूँ। ये कहते थे कि पिता होने चाहिए बाहर से कठोर, अत्यंत सख्त दिखाई देने वाले, लेकिन अंदर से एकदम नरम। मतलब नर्चरिंग पेरेंट पिता में अंदर दबा हुआ रहना चाहिए, और माँ होनी चाहिए बाहर से नरम, नर्चरिंग पेरेंट, और अंदर से सख्त, क्रिटिकल पेरेंट। और दोनों को मिल करके, जैसे कि कई बार पिता नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे को डांटते हैं, तो माँ को नर्चरिंग काम करना होगा कि पिता के वचन पर बच्चे में जो आघात पैदा होता है उसको झेलने के लिए माँ काम करनी चाहिए। कई बार माँ रूठती है बच्चे पर, तो पिता को ये काम करना होगा। तो एक अपना अंतःस्फुरण इंट्यूशन उपयोग करिए, और थोड़ा अपने अंदर का एडल्ट साइकी का उपयोग, जो आगे चल करके मैं थोड़ा उल्लेख करने वाला हूँ, संतुलन बनाइए। ये कश्मकश रहेगी हमारे साथ। ओके सर, अब थैंक तब यू। विद्यार्थियों के साथ भी मुझे सख्त होना होता है, तो मेरे अंदर भी एक कश्मकश रहती है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार सख्ती और नरमी दोनों का उपयोग आप करते रहिए। સર હરિઓમ વિદિતા સર. બોલું. यस। સર આપણે ઘણીવાર એવું હોય કે પેરેન્ટ એક જ હોય પણ બાળક બંને વચ્ચે અલગ વર્તતું હોય. મતલબ કે એક બાળકને એવું લાગે કે આ સખ્ત રહે છે અને हाँ, બીજાને તમારો અવાજ થોડો જરા મોટો કરજો ને, જોરા થોડો, એટલે નજીક લેજો તમારું માઇક. હા સર, હા એટલે બે બાળક હોય તો એકમાં એવું લાગે કે સોફ્ટલી વર્તે છે અને બીજા બાળકના એવું થાય કે આ તો સ્ટ્રિક્ટ વર્તે છે. તો એવું પણ થઈ શકે કે પેરેન્ટ્સ એક જ છે પણ બે दोनों व्यक्ति બાળકના का, perspective- हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। दो बातों को ध्यान में रखिए, दो बच्चों का व्यक्तित्व अलग होता है, तो बच्चों की व्यक्तित्व की भेद के अनुसार आपका वर्तन व्यवहार दोनों बच्चों के साथ अलग हो सकता है, आप कर भी सकते हो आवश्यकता के अनुसार, है ना। तो दोनों बच्चों में थोड़ा आपकी वर्तन व्यवहार में बदलाव आप देख सकते हो। कई बार देखा जाता है कि माँ बाप बिना जाने, क्योंकि एक बच्चे को आप पसंद करते हो, इसको कहा जाता है राग। एक बच्चे को आप पसंद नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है द्वेष। अगर राग और द्वेष के मारे आपके वर्तन में भेद बन रहा है तो वो गलत है ना। जैसे कि मेरा लड़का है, एक लड़की है, मैं लड़का पसंद नहीं करता, मैं लड़की पसंद करता हूँ, तो लड़की के साथ नरमी से पेश आता हूँ, बच्चे के साथ, लड़के के साथ सख्ती से पेश आता हूँ। वो राग और द्वेष के मारे हैं। राग और द्वेष के कारण आपके वर्तन व्यवहार में बच्चों के साथ भेद नहीं आना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि एक व्यक्ति का एक बच्चा है, थोड़ा थोड़ा अशिस्त में जीता है, कहा मानता नहीं, तो उसके साथ में मुझे थोड़ा सख्ती से पेश आना है। और दूसरा बच्चा है अलग प्रकार का, तो दोनों का वर्तन व्यवहार व्यक्तित्व समझ करके आप उनके साथ अपना ताल्लुक सुल्लुक तय करते हो, वो समझ कर जानबूझ कर। तो वो एडल्ट साइकी अपना ध्यान में ला करके करिए, राग और द्वेष से मत करिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि माँ बाप में पार्शियलिटी देखी जाती है, प्रत्येक माँ बाप में आप पार्शियल हो ही, दो बच्चों को एक समान भाव से पेश नहीं आते आप, एक को ज़्यादा पसंद करते हो, एक को रिजेक्ट करते हो, तो इसको कहा जाता है पक्षपात पूर्ण व्यवहार। तो वो पक्षपात पूर्ण व्यवहार माँ बाप राग और द्वेष के मारे करते हैं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। हरिओम सर. हरिओम। सर, जब हम बिलीफ्स की बात करते हैं तो ये लाइफ स्क्रिप्ट के में इंक्लूड होता है कि लाइफ पोजीशनिंग में होता है बिलीफ्स हमारे जो बिलीफ्स डेवलप हो रहे हैं वो हम किस में नहीं अंडरस्टैंड आप, करते हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं सवाल सब ठीक से समझा कि नहीं पता नहीं। जैसे कि आपके खुद के बारे में एक मान्यता माँ बाप ने आपके भीतर डाली, वो जन्म से 4 साल में, जैसे कि आप दिखने में अच्छे नहीं हो, या आप माँ बाप चाहते थे लड़का और जन्म लिया लड़की ने, तो यू आर नॉट गुड, आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो इस बच्चे में एक मान्यता बन दी खुद के बारे में, माई जेंडर इज नॉट ओके, है ना। या बच्चा कुछ भी काम करता है तो माँ बाप लगातार तोड़ते रहते हैं, तुमको नहीं आता है, तुम नहीं कर पाएंगे, तुम छोड़ो, है ना, मुझे दे दो, मैं करूँगा मैं करूँगा। तो आत्मविश्वास में कमी। तो खुद के बारे में एक मान्यता तंत्र माँ बाप ने जन्म से 4 साल अर्ली पेरेंटल इन्फ्लुएंस पैदा किया,
उसके अनुसार आपने खुद के बारे में मान्यता बनाई और वो बनेगा तुम्हारा लाइफ पोजीशन का आधार। जैसे कि आई एम नॉट ओके, आई एम ओके। तो मान्यता माँ बाप बचपन में बनाते हैं, उसके आधार पर आपका लाइफ स्क्रिप्ट बनता है अच्छे बुरे की। अशेष भाई। હા સર, હાજી સર આપ જે આ થિયરી છે, થિયરી તો એવું કહે છે કે લાઈફ સ્ક્રિપ્ટ બધાની જ લખેલી છે. યસ તો જે પેરેન્ટ્સ છે એ પણ એમના પેરેન્ટ્સ થી ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈને આજે જે કરે છે जी તો આ તો અનએન્ડિંગ છે. નોબડી કેન ચેન્જ आई ઇટ. नो। आपने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि मैं लुइस हे का वाक्य टाँकना चाहूँगा आपको, जिन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी किताब लिखी, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें ये कहते हैं कि अगर मैं मेरे जीवन में कुछ खराब देखता हूँ तो माता पिता का दोष करने पर तुला मैं उनका दोष निकालता हूँ, लेकिन लुई से कहती है कि वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। माई पेरेंट्स वर विक्टिम्स ऑफ देयर पेरेंटिंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विक्टिम्स ऑफ देयर पेरेंटिंग। तो ये पुरखों से चलता आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। तो टीए का फिलोसॉफी बनाने का, क्योंकि हम बंधे हुए इंसान हैं, है ना, सामाजिक उछेर की एक, जैसे कि इंडियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, अमेरिकन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, अर्बन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, रूरल टाइप ऑफ पेरेंटिंग, अब अलग अलग प्रकार की उछेर की जाती है। उसमें हर एक व्यक्ति अलग होता है, तो उसमें आपको प्रत्येक पर एक प्रकार का कल्चरल उतरता हुआ, पुरखों से उतरता हुआ एक बंधारण मिलता है, उस बंधारण से मुक्त हो जाइए। और अपने सबसे पहला सीख तो मुझे ये मिला कि आपके जीवन में अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए अपने माता पिता को दोषी न ठहराए, है ना, उनका आदर करे। मैं गांधी जी का एक विधान हमेशा टाँकता हूँ। गांधी जी कहते थे कि माता पिता का, वडीलों का कहा मानिए, आदेश सर पर चढ़ाइए, लेकिन उनकी बोलने पर, उनके वर्तन व्यवहार की टीका न करें, है ना। वो क्योंकि वो अपाहिज थे, वो बेचारे थे, जो उनके माता पिता ने सिखाया वो उन्होंने किया अपने जीवन में। कोई किताब तो पढ़ी नहीं, कोई डिग्री तो प्राप्त की नहीं, कोई तालीम ली नहीं उन्होंने, तो उनका आदर मत छोड़िए, वो कैसे भी होंगे। मतलब तो इसमें समझना क्या है अपने को कि हम कुछ बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते मैं हैं? बदल मतलब सकता हूँ, आई कैन चेंज एंड आई शैल चेंज। मेरे अंदर बदलाव लाऊंगा, है ना। अच्छा, और ये इनका जो प्रिजम्पशन है कि 4 साल तक का इन्फ्लुएंस, 4 से 8 साल में लाइफ स्क्रिप्ट, इसको सब्सटेंशिएट करने के कुछ एग्जांपल्स है क्या? आएंगे ना बाद में, जब मैं स्क्रिप्ट की चर्चा करने जाऊंगा। मैं तो ये भूमिका बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, ताकि ऐसा ना बने कि मैं खाली आपको पेरेंट ईगो पढ़ा लूँ, चाइल्ड ईगो पढ़ा लूँ और एडल्ट ईगो पढ़ा लूँ। तो मैं ऐसी शुष्क चर्चा करना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ा बंधारण बना लिया। ओके, थैंक यू। लेकिन ये सब बातें पूरे मैं लाइफ स्क्रिप्ट के बारे में पूरा एक दिवस लेने वाला हूँ, लाइफ पोजीशन के बारे में, और इसका आपके ऊपर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक, सब कुछ। हरिओम, नीलेश बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर, बच्चा जब छोटा होता है उसको बहुत बहुत इच्छाएं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लाके दो। तो हम उसकी सब इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, तब कभी न कहीं उसके ऊपर हम कंट्रोल रखते हैं, कंट्रोल लाना चाहते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो उस चीज का वो बच्चे जब बड़ा बनेगा तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? हाँ, एक तो पहले तो ये देखिए कि बच्चे की कोई भी मांग है, डिमांड है, तो वो पूरी करने की आपकी क्षमता है या नहीं है। जैसे कि मेरा बच्चा मांग रहा है, मैं कल एक पिक्चर देख रहा था, लूट केस, है ना, देखने लायक बहुत बढ़िया किताब पिक्चर है, बहुत अच्छा लगा मुझे, कुणाल खेमू का। तो उसमें बच्चा कुछ मांगता है, उसकी बीबी कुछ मांगती है, लेकिन ये पूरी करने की उसमें हैसियत नहीं है, क्योंकि उतना आमदनी है नहीं उसको। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मांगता है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, तो मना करने का मेरा अधिकार बनता है, लेकिन उसका एक तरीका पसंद करना होगा। दूसरा, कई बार बच्चे आपको जो चीज़ मांगते हैं वो लग्जरी है कि आवश्यकता है।
जैसे कि बच्चा बोलता है कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे एक एक्टिवा ला के दो, तो बच्चे को एक्टिवा ला के देने की जरूरत नहीं है इस समय, क्योंकि अंडर एज है, वो अभी भी वाहन चला नहीं सकता। तो आपको बहुत सारे सामाजिक कायदा कानून देखना है। बच्चे को मेरी अगर, जैसे कि मैं बच्चे को गाड़ी ला के दे सकता हूँ, लेकिन इस समय नहीं, बच्चे को थोड़ा जवाबदार जिम्मेवार बनने दो, बाद में आपको ला के दूंगा। अच्छा, एक और बात अंत में आपको सोचना है कि प्रत्येक बच्चा माँ बाप से मांगे रखेगा, लेकिन वो चाहता नहीं कि मेरी मांगे पूरी की जाए। वो आपकी परीक्षा ले रहा है कि मेरे माँ बाप कितने कमज़ोर है या सबड़ है, मेरी डिमांड को हमेशा सरेंडर कर लेते हैं या सोच करके जवाब देते हैं। तो कई बार वो आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं और आप उस परीक्षा में पहले से फेल हो जाते हो। तो जो भी करेंगे उसका बच्चे पर क्या प्रभाव होगा, जैसे कि उसने कुछ मांगा, मैंने नहीं दिया और हमेशा नकार करता रहा, तो इसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो अज्ञात है। हमको पता नहीं कि उसके कारण इसके दिमाग में क्या वायरिंग होगा, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। कि जैसे मेरे पिता हमेशा मेरी हर हर मांग को पूरी नहीं करते थे, अरे कोई मांग पूरी नहीं करते थे। मैं चाहे स्कूल बैग मांगता था, या मैं एक स्लेट मांगता था, या नोटबुक या पेन मांगता था, या पिक्चर देखना चाहता था, ना कपड़े मांगता था, हर बार डिमांड मेरी नकार कर लेते थे। तो इसका मेरे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ। तो टीए में आपको एक बात सिखाई जाएगी, किसी भी व्यक्ति के वर्तन व्यवहार का क्या परिणाम आएगा, वो परिणाम निर्भर है वो वर्तन करने वाले पर नहीं, वर्तन झेलने वाले पर, है ना, बच्चे पर निर्भर रहेगा। अब बच्चा इस समय क्या सोच लेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन माँ बाप होने के नाते आपको क्या करना है कि आपकी एक सेंसिंग ऑर्गेन, आपका एक सेंसर काम में लगाना चाहिए कि मैं हर बार बच्चे को मना कर रहा हूँ तो उस पर क्या प्रभाव हो रहा है। जैसे बच्चे का मुख मेरे से दूर हो रहा है, बच्चा मेरे से दूर हो रहा है, बच्चे से मेरा अंतर बन रहा है, तो मुझे चाहिए कि उस बच्चे के साथ बैठ कर के मैं चर्चा कर लूँ, क्यों मैं हर बार तुम्हारी मांगे नकार करता हूँ। तो बच्चे के साथ मित्रता से पेश आइए, उसको समझा भी लीजिए कभी, तो एक सेंस करते रहिए कि बच्चे पर आपकी नकार का क्या प्रभाव पड़ता है, तो परिणाम बदला जा सकता है उसके आधार पर। सर ये उसमें एक बात थी कि बच्चा छोटा है, उसको इतना समझ में नहीं आता। भाई 6-7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसको बाजार में जाते हैं, मुझे ये खिलौना चाहिए, वो हमको पता है कि ये उसकी मतलब इच्छाएं बहुत है, अभी हम उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं। फिर बच्चा जब बड़ा बनता है, 13-14 साल का, 15 साल का होता है, तब वो बच्चा बोलता है कि जब मैं छोटा था मुझे ये चाहिए था, आपने मुझे लाके नहीं दिया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। तो वो जो उसके ऊपर हमको पता नहीं, जो 6-7 साल का बच्चा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसको वो कैसे लेगा। हमने तो उसके लिए अच्छा ही सोचा था, लेकिन जब बच्चा 15-16 साल का होगा, तो उस चीज़ को वो अलग डायरेक्शन में लेगा कि भाई मुझे चाहिए था, आपने नहीं दिया। लेकिन हम उस टाइम में उसको नहीं समझा पाते कि भाई क्यों हमने नहीं दिया था, क्यों मतलब तुम्हारी माँगें ज़्यादा थी या कोई रिक्वायरमेंट तुम्हारी ज़्यादा थी, तो इसके लिए हम लोगों ने मना किया था। लेकिन वो चीज़ वो बच्चा अगर अलग तरीके से लेता है, तो मतलब इस केस में हमको अर्ली पता नहीं चलेगा कि वो बच्चा 6-7 साल का बच्चा जब 15-20 साल का होगा, तो उस चीज़ को कैसे लेगा उस चीज़ को। तो अच्छा, वो पहले तो मतलब एक मान्यता को दूर कर ले कि बच्चे की समझ शक्ति नहीं होती। बच्चा 2 महीने का होगा, 2 साल का होगा, 6 साल का होगा, 20 साल का होगा, हर बच्चे में एक पेरेंट ईगो साइकी है, उसी तरह चाइल्ड ईगो साइकी है, उसी तरह एक एडल्ट ईगो साइकी भी है। 2 साल के बच्चे के साथ भी आप तर्क से संगत बात कर सकते हो, समझा सकते हो, है ना। माँ बाप ये सोच लेते हैं कि बच्चे में समझदारी कम है, बुद्धि नहीं काम करती, वो अविकसित है, ऐसा मत मान के चलिए। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि आप जो वर्तन व्यवहार कर रहे हो उसका खुलासा दीजिए, उसको उसको समझाइए आप इसके साथ क्या वर्तन कर रहे हो। बच्चा अपनी बचपना में है, लेकिन जब आप समझाएंगे, वो समझाने का मौका तब होगा जब हीट ऑफ द मोमेंट, आप जब बच्चा रूठा हुआ है, रो रहा है, आप धमाल कर रहा है, चीज वस्तु गिरा रहा है, उस समय समझाने का मतलब नहीं, फायदा नहीं। उस घड़ी को बीत जाने दीजिए, जब बच्चा शांत पड़ता है फिर थोड़ा प्यार से पेश आइए, मस्तक पर हाथ रखिए, अपना प्यार भरा बर्ताव मत बदलिए, कठोर रहिए लेकिन प्यार भरा बर्ताव करिए।
और बाद में जाकर के जब बच्चा शांत पड़ता है तो उसके साथ चर्चा कर लीजिए कि आपने ये क्यों किया है, आपने ये निर्णय क्यों लिया है, और बच्चे को इसके साथ कैसे पेश आना है, कैसे समझौता करना है। तो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ तीसरा एक हिस्सा। मैं पेरेंट ईगो साइकी 2 प्रकार की चर्चा कर चुका, नर्चरिंग पेरेंट, क्रिटिकल पेरेंट। तो सर उसकी थोड़ी सॉरी और फॉर द चर्चा। इंटरफेरेंस, मैं शंकरी सॉरी। दीपा बोल रही हूँ। हाँ जी। जी सर, मेरे को ये पूछना था, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी कि गांव छोड़ के, पेरेंट्स नहीं है ना, दादा दादी कोई भी नहीं है, हम लोग अकेले यहाँ पे रहते हैं। जी तो मेरे केस का बारे में ये पूछ रही हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, मैं और मेरा बच्चा यहाँ पे रहते हैं। तो जरा। कभी कभी क्या है, बच्चे को थोड़ा सा पैम्परिंग करना पड़ता है, तो ओ, क्योंकि वो ओ, अकेले आप रहता उस है। शब्दों को वापस खींचो। पेम्परिंग करना नहीं पड़ता है, आपने वो मजबूरी स्वीकार कर लिया। मैं आपकी हाँ तो बोलने में जो शब्द समझ रहा हूँ, फिर आपकी हाँ सवाल चालू जारी रखो आप कि ओके। पिता यहाँ नहीं है तो मुझे माँ का भी भूमिका करना है और पिता का भी भूमिका करना जी है। जी जी। नहीं, ये मजबूरी आप मत करिए। आपने ओके। सोशल रोल स्ट्रेन पैदा किया हुआ है। माँ माँ ही है, माँ को ओके। बाप नहीं बनना है, बाप को माँ नहीं बनना जी है ना? तो वो रोल जी। स्ट्रेन मत करना आप कभी भी। ओके। तो वही ओके। इसलिए मैं ये अब पूछना बोलिए। चाहती थी, हम्म, यही पूछना चाहती थी, यहाँ पे मैं हूँ तो यहाँ पे कैसा है, मेरे घर के एनवायरनमेंट, आजू बाजू में सब जॉइंट फैमिली है, सब कुछ है। अगर मम्मी ने डांटा तो उनको दादी भी है, दादा भी है, अब उसके बाद उनका बड़े पापा, बड़े मोटी मम्मी, सब लोग है। तो क्या है, बच्चा को डांटा तो उन लोग क्या करते, दौड़ के जाके मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, ऐसा तुरंत बोलते हैं। तो उसी टाइम पे उन लोगों को बच्चे को सहारा, कभी कभी गलत नहीं किया, कभी कभी गलत किया, दोनों को डिफरेंस का हिसाब से उन लोग समझाते हैं कि हाँ बच्चा तूने गलत किया इसलिए मम्मी ने मारा। ऐसा बच्चे को थर्ड मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन मेरे केस में थर्ड मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता है। उस केस ओके। में मैं, अब एक बार मैंने डांट लिया, मैं तो स्ट्रांग रह के बोलती हूँ ये नहीं करना है, यानी कि नहीं करना है। असिए नर्सरी पेरेंट, असिए ये कल के दोनों मेरे को बनना पड़ता है कभी कभी। उस टाइम पे आपने बताया था अंदर से ऐसा रहना है, बाहर से ऐसा रहना है मम्मी पापा को। तो उस केस में कभी कभी क्या है, अगर उसने गलत नहीं किया, मैंने डांट लिया, कभी गलत किया उसने, मैंने डांट लिया, उसके बाद मुझे ऐसा मन में हो जाता है यार बेचारा बच्चा अकेले रहता है, कोई उसको मॉरल ओके। सपोर्ट थर्ड नहीं है, तो उस केस हाँ। में क्या करना चाहिए सर? ओ, आप बहुत जटिल बातें कर ली मेरे साथ। मैं 4-5 विधान बोल थैंक यू लेता हूँ। सर। चलो, मैं ओके चार सर। पांच विधान बोलता हूँ। सबसे जी सर। पहले बच्चे का अकेले उछेर करना, सिंगल ओके। पेरेंटिंग। जी सिंगल पेरेंटिंग कई प्रकार के होते हैं। आपके पिता हस्बैंड तो मेरे हिसाब से नौकरी करने के वास्ते बाहर है। जी सर। कईयों के तो डाइवोर्स हो चुके, सेपरेट हो चुके, कईयों के जी माँ बाप में से 2 में से एक मर चुके। तो ऐसे जी। में सिंगल पेरेंटिंग इज नॉट योर कंपल्जन। ये आपकी मजबूरी नहीं, ये आपकी हाँ। क्षमता है, ये आपकी ओके। कर्तव्य है ना? ओके। तो इसको मजबूरी से मत लीजिए। अच्छा, ओके। जैसे मैं समझा चुका हूँ, आप माँ हो तो माँ ही रहिए। ओके। आप पिता की भूमिका भी मुझे करना है, माँ की भी करना है। वो जी। रोल स्ट्रेन मत करिए। अच्छा, इस ओके। भूमिका में आपको प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे माँ हो या बाप हो, मैं पिता हूँ जैसे कि, फिर भी मुझे माँ भी मुझे कई बार बच्चे से प्यार से भी पेश आना है, कठोरता से भी पेश आना है। वो मेरा कर्तव्य है। लेकिन जब मैं प्यार से पेश आता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हो कि अब मैं इस समय इनकी माँ हूँ। मैं हूं तो पिता ही। तो माँ की हैसियत से आपको चाहिए कि बाहर से आप थोड़ा नरमी से पेश आइए, लेकिन अंदर अपनी कठोरता शक्ति को रखिए, बनाए रखिए आवश्यकता के ओके। अनुसार। अगर आपने ओके। सख्ती से पेश आने की जरूरत आई, जैसे कि बच्चे को शिस्त बात डालने के लिए कुछ कठोर विधान बोलना पड़ा, उसको ओके। खाने से वंचित करना पड़ा, उसको उसको पॉकेट मनी देने से वंचित किया आपने सजा करने के कारण, तो इसका जी। गिल्ट, अपराधी भाव आप अनुभव मत करिए। जो ओके। आवश्यकता आपने किया है ना, तो नकारात्मक लागणी का कोई भार अपनी रोल में पैदा मत करिए। आपको ओके श्रेष्ठ सर। निर्णय लीजिए और उस निर्णय को आप अपने गले से लगाइए। फिर उसमें ओके। गिल्ट फीलिंग करने का कोई मतलब नहीं। ओके। ओके। तो ये ओके। आपको थैंक यू सर। समझना है। तो थैंक यू। या, अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आपके अंदर, जैसे कि मैं कह रहा था कि जब आपने जन्म लिया तो आप बच्चे थे, तो चाइल्ड ईगो साइकी पहले होती है आपके अंदर, राइट फ्रॉम योर बर्थ, है ना? चाइल्ड ईगो साइकी है जो पहले बनती है, जो
इमेच्योर होती है, जो इरेशनल होती है, जो लागणियों का, विचारों का आविर्भाव करती है, खास करके लागणियों का। जैसे कि मैं इस उम्र में भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो मेरे चाइल्ड ईगो साइकी से आते हैं। तो वो चाइल्ड ईगो साइकी लागणियों से बना हुआ है। पिछले रविवार की चर्चा में मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपका लागणी बंधारण, इमोशनल मेकअप बचपन में तय किया जाता है। माता पिता ने आपको डांटा, आपके कान पकड़े या आपको प्यार से गोद में लिया, तो ये आपको अच्छा लगा या आपको बुरा लगा? आपकी आंखों में आंसू आए या आपके चेहरे पर हंसी आई? माता पिता ने एक खिलौना लाया, आपके 2 भाई है, उसमें से एक भाई को ये खिलौना दिया, आपको नहीं दिया, वंचित किया, तो आपको जेलसी हुई, ईर्ष्या हुई, है ना? तो जन्म से प्रथम 4 सालों के दरमियान माता पिता के वर्तन व्यवहार को देखते देखते आप अलग अलग लागणियों से गुजरते हो। वो लागणी जब बचपन में आप थे तो पहली बार उसका अनुभव किया, फिर बार बार उसका आपने अनुभव किया। जैसे कि हर बार वो अपने आपके बड़े भाई को कहते हैं, ये हमेशा हर कुटुंब में रहता है कि 2 भाई है, 2 बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को हर चीज दी जाती है, बड़े को कहा जाता है तुम बड़े हो, तुम समझो, तो उसको गिराया जाता है। तो इसके कारण बड़े बच्चे के दिमाग में माँ बाप के प्रति और अपने छोटे भाई के या बहन के प्रति एक गुस्सा बनने लगता है। तो ये गुस्से का अनुभव आपने बचपन में किया पहली बार। इसके कई प्रसंग आए, 5, 15, 100, 200, जन्म से 4 साल तक। अब ये आपकी लागणी का अटूट अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। भविष्य में आप ईर्ष्या एक बार डाली गई, गुस्सा एक बार डाला गया, रोना एक बार डाला गया, हंसना एक बार डाला गया, खुशी एक बार डाली गई, फिर इसका आपने लगातार अनुभव किया। 4 साल के आयुष्य के बाद अब ये आपका इमोशनल बंधारण, लागणी बंधारण बन जाएगा। यही अनुभव जीवन भर, जैसे कि भविष्य में जब कोई आपको डांटता है, चाहे आप 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, जैसे ही किसी ने डांटा कि आपकी आंखों में आंसू आए, तो वो आपकी चाइल्ड रिकॉर्डिंग में से है, चाइल्ड साइकी में से है। तो आपकी पूरी याददाश्त, वो घटनाएं भूली जाएगी, वो संजोग भूला जाएगा, वो संवाद जो माता पिता ने आपके साथ किया था, डांटते समय पिताजी क्या बोले थे वो भूल गए आप। लेकिन वो लागणी आप कभी भूल नहीं पाएंगे, वो याद आपकी कभी नहीं जाएगी, वो आपके चित्त में हमेशा के लिए कायमी बनेगी। और उसी के आधार पर आपका इस समय का वर्तन व्यवहार, तो छोटी मोटी बातों पर हंसना, रोना, रूठना, ईर्ष्या से भर जाना, चिंताग्रस्त बन जाना, माता पिता ने बचपन में आपको कभी चिंताग्रस्त किया तो वो एंग्जाइटी, वो चिंता आपका कायम बनेगा। पहली परीक्षा में जब आप जाने वाले थे, आप खुशहाल बच्चे थे, परीक्षा क्या चीज होती है वो पता भी नहीं था। तभी आपको, जैसे कि मेरे माता पिता का मैं ऋणी इसलिए हूँ कि आम दिवस और परीक्षा का दिवस दोनों के बीच उन्होंने कभी तफावत नहीं डाला। वो तो नोट तक नहीं देते कि मेरे बच्चे की आज परीक्षा है। तो मेरा आम दिवस विद्यार्थी अवस्था का, स्कूल जाने का और परीक्षा के दिन जाने का, दोनों में कोई फर्क नहीं बनता था। लेकिन ज्यादातर माँ बाप क्या करेंगे कि परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, लगातार पिंच करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो एंग्जाइटी, चिंता डाली जाती है। एक बार वो चिंता डाल दी, फिर हमेशा भविष्य की परीक्षा में आपकी चिंता का वातावरण बन जाएगा, वर्तन बन जाएगा। तो एंग्जाइटी, एंगर, एग्रेशन, क्राइंग, ये सब इमोशंस आपको बचपन से मिले, वो आप कभी छोड़ नहीं पाएंगे। और जब आपने जन्म लिया तब आप अलग थे, धीरे धीरे कैसे बदलते जाते हो उसका मैं वर्णन करने जाता हूँ। तो वो जो चाइल्ड बच्चा है वो सच्चे में तो फन लविंग है, उसको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। और सिगमंड फ्रॉइड का प्लेजर प्रिंसिपल याद करो, जो भी चाहता है खुशी के लिए, जैसे कि वो पानी में खेलना चाहता है, मिट्टी में खेलना चाहता है, खुशी के लिए खेलना चाहता है। इसको ये पता नहीं कि इससे बीमारियां हो सकती है, या खाते समय अपने कपड़े खराब करता है। तो वो फन लविंग है, बच्चा खुशी चाहता है, केयर फ्री है ना? तो माँ बाप है, पेरेंट साइकी है, वो उसके वर्तन में जिम्मेवारी डालना चाहते हैं, कर्तव्य डालना चाहते हैं। लेकिन बच्चा केयर फ्री बिहेवियर है, वो क्यूरियस है, सेल्फिश है,
हर बच्चा सेल्फिश, स्वार्थी होता है, प्लेफुल, स्माइलिंग, क्राइंग, ये नेचुरल एट्रीब्यूट्स है बच्चों की। और मत सोचिए कि केवल बच्चों में होता है, आप बड़े हो चुके, लेकिन इस समय भी आप क्यूरियस हो, आप सेल्फिश हो। जैसे कि कहीं भी आइसक्रीम या कॉफ़ी दी जाती है तो हमेशा मैं कहता हूँ मेरा भाग पहले चाहिए मुझे, तो मैं स्वार्थी हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर का बच्चा जो है वो व्यक्त कर रहा है अपने आप को। तो आप भी क्यूरियस हो, सेल्फिश हो, आप धर्म आपको कहता है, कर्तव्य आपको कहता है, माँ बाप आपके कहते हैं कि औरों का पहले सोचो, खुद का बाद में सोचो, डोंट बी सेल्फिश। लेकिन इसमें आप अपनी अपनी खुद की आवश्यकताओं को समाधान करते जाते हो, औरों का पहले सोचते हो, ये अपने आप को आप अन्याय कर रहे हो। तो एवरीबडी नीड्स टू बी सेल्फिश, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग सेल्फिश। स्वार्थी हर व्यक्ति को बनना चाहिए, प्लेफुल, जैसे कि आप कितने भी बड़े होंगे, आप कितना भी बड़ी पदवी पर या पद पर या बाहर काम बाहर करते होंगे, लेकिन आपको प्लेफुल होना चाहिए, आपके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, आपको रोना भी चाहिए जब समय आने पर। आपके दिल में अगर दुख हुआ तो रोने में कोई खराबी नहीं। या स्मार्ट, मैनिपुलेटिव, फाइटिंग एंड क्रिएटिविटी, ये आपकी चाइल्ड ईगो साइकी का लक्षण है। ये चाइल्ड ईगो साइकी जब आप जन्म लिया तो हर बच्चा होता है नेचुरल चाइल्ड, फ्री चाइल्ड। ये चाहता है कि जो भी मैं करना चाहता हूँ इसके ऊपर कोई रोक ना हो, कोई बंधन नहीं होना चाहिए, अनइनहिबिटेड, है ना, फन लविंग, एक्सप्रेस हिज डिजायर्स, फीलिंग्स एंड डिजायर्स फ्रीली। अपने दिल में जो आता है वो मुक्त रूप से व्यक्त कर लेता है। रोना है तो रोता है, हंसना है तो हंसता है, कूदना है तो कूदता है, लाइक अ फ्री चाइल्ड। तो नेचुरल चाइल्ड को कहा जाता है फ्री चाइल्ड। तो कोई रोक टोक के बिना वो अपनी कोई भी लागणी, कोई भी वर्तन व्यवहार को रोकता नहीं, वो परिणाम को सोचता नहीं। तो ऐसे बच्चे को कहा जाता है फ्री चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड, एफसी। तो ये हर एक में था, बचपन में था, लेकिन माता पिता ने उछेर करते करते पहले 1 साल में उसको सब कुछ करने दिया, लेकिन 1 साल के आयुष्य के बाद बच्चे पर रोक लगाना शुरू कर दिया। अब बच्चे को माँ बाप के वर्तन के साथ समझौता करना पड़ता है। समझौता करने का उसके पास 2 तरीके हैं। या तो माँ बाप जो कहते हैं वो स्वीकार कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं हंसना चाहता हूँ, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप ने मना कर लिया। तो अब आपको समाधानकारी बनना होगा। तो या तो आप मुक्त बच्चे थे, अब आपने समाधानकारी वर्तन वलन धारण कर लिया। तो आपके पास 2 विकल्प पैदा हुए, माँ बाप का कहा मानो या न मानो। तो या तो आप विद्रोही बच्चे बनो, विद्रोही व्यक्ति बनो, या समाधानकारी बच्चे बनो। तो उछेर के दरमियान आप एडप्टेड चाइल्ड, आप हर व्यक्ति के, ये तो बच्चे बताए मैंने, लेकिन व्यक्ति में भी एडप्टेड चाइल्ड होता है। पुख्त व्यक्तियों ने, जैसे कि हस्बैंड ने अपनी बीबी को डांटा या वो कुछ चाहती थी नहीं ला के दिया, तो तुरंत वो रूठी, इसका मतलब है उसके अंदर एडप्टेड चाइल्ड है। तो वो एडप्टेड चाइल्ड, इसी का मतलब होता है आपके अंदर वाला वो बच्चा, वो हिस्सा जो आपकी माँ बाप की इच्छाओं को अधीन बन जाता है, स्वीकार कर लेता है, सर पर चढ़ा लेता है, अपनी इच्छाओं को मार गिराता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप को बदल देता है, अपना वर्तन, अपनी लागणी, सब कुछ बदल देता है। लोग मेरे से क्या चाहते हैं, तो मैं तो चाहता था ये, और आपने कहा इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप सॉरी कहते हो, आप थैंक्स कहते हो, ये एडप्टेड चाइल्ड है। तो ये रूठता है, ये आक्रामक भी बनता है, ये गुस्सा निकालना चाहता है लेकिन पूरा गुस्सा निकाल नहीं पाता है, ये अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगता है। ये परिस्थितियों से, जैसे कि उसको पता है कि अगर मैं पिताजी के सामने जाऊंगा तो पिताजी मुझे डांटेंगे, तो उस परिस्थिति को टालने के लिए वो बाहर ही बाहर रहेगा, घर में आना स्वीकार नहीं करेगा। तो अवॉइडिंग सिचुएशंस
एंड ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। मेरे पिता क्या चाहते हैं, मेरी खुशी को छोड़ो, मेरी माँ क्या चाहती है, या मेरा बड़ा भाई या मेरी बहन क्या चाहते हैं, तो बस उसके अनुसार वर्तन करते जाओ। इस बच्चे को कहा जाता है एडप्टेड चाइल्ड। तो एडप्टेड चाइल्ड का मतलब होता है समाधानकारी व्यक्तित्व आपका बन जाता है। बचपन से माता पिता ने आपको दबाते दबाते उनकी आज्ञाओं को आपके ऊपर डालते डालते एक ऐसा व्यक्तित्व बना लिया जो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। एक दूसरा विकल्प है आपके पास, विद्रोही बच्चा, कि माँ बाप ने आपने मांगा कुछ, माँ बाप ने देने से इनकार कर दिया, तो आप एग्रेसिव बनेंगे, आप विरोध करेंगे, आप माँ बाप की आज्ञा को मानने से अस्वीकार करेंगे, या माँ बाप ने आपको कुछ करने को कहा तो आपने या तो भूलने का बहाना बनाया या वास्तव में भूल गए। तो कई बार जैसे कि बीबी कुछ बोलती है कि शाम को जब ऑफिस से आओगे ये लेके आओगे, आप वापस आए लेकिन नहीं लाए, जब ये पूछेगी तो आप कहेंगे मैं भूल गया। तो या तो आपने बहाना बना लिया भूलने का, या वास्तव में आपने भूलने का अपना स्वभाव बना लिया। तो ये सब आपके अंदर के रिबेलियस चाइल्ड का उदाहरण है। तो रिबेलियस चाइल्ड वो होता है जो माता पिता की आज्ञाओं को विरोध करने लगता है, विद्रोह करने लगता है। तो आगे चलते चलते आपका चाइल्ड ईगो स्टेट जो बचपन से पहले आपके साथ था, पहले आप लेके जन्मे फ्री चाइल्ड या नेचुरल चाइल्ड, लेकिन जन्म से 4 साल तक माँ बाप ने उछेर करते करते अगर वो आपसे स्ट्रक्चरिंग करना चाहते थे, डिसिप्लिन करना चाहते थे, आपको बदलना चाहते थे, आपकी इच्छाओं को, लागणियों को दबाना, आप रोना चाहते थे लेकिन माँ बाप ने रोने से मना कर दिया, आप खाना चाहते थे, आपको खाने से मना कर दिया, तो या तो आप समाधान करेंगे इससे या विद्रोह करेंगे, और ये आपके व्यक्तित्व का कायमी हिस्सा बन जाएगा। बड़े हो जाएंगे, हर व्यक्ति में देखा जाता है कि नेचुरल चाइल्ड हमेशा के लिए मार दिया जाता है, और या तो आप एडप्टेड चाइल्ड बन जाते हो, आप रिबेलियस चाइल्ड बन जाते हो। कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सा हिस्सा इस समय कार्यरत है? तो प्रत्येक वर्तन व्यवहार में, चाहे आप चाइल्ड ईगो साइकी में हो, पेरेंट ईगो साइकी में हो, या एडल्ट ईगो साइकी में, शब्दों से पता चलेगा। जैसे प्लीज, प्लीज मम्मा मुझे ये दो, या आप बड़े हो चुके हो, आप 50 साल के हो, लेकिन हर व्यक्ति से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कई व्यक्ति मेरे पास हमेशा बनता है YTTC के एडमिशन की प्रक्रिया जब चलती है तो, सर प्लीज मुझे एडमिशन दे दो ना, सर प्लीज मुझे एडमिशन दे दो ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी की सामने प्लीज कह के चर्चा बात मत करो आप। सॉरी हर बार कहना जरूरी नहीं होता है। सर आप ट्राई करिए ना प्लीज, कुछ मेरा नाम आ जाता है तो ट्राई, सॉरी, प्लीज, ये सब शब्द आप समझ सकते हो कि ये एडप्टेड चाइल्ड से आएंगे, फ्री चाइल्ड से कभी नहीं आएंगे। तो ये आपके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा है, जिसमें चाइल्ड ईगो स्टेट आपका 3 प्रकार का होता है। ये चाइल्ड ईगो स्टेट, इसमें होता है आपका नेचुरल चाइल्ड, फ्री चाइल्ड, एडप्टेड चाइल्ड और रेबेलियस चाइल्ड। आपके अंदर कौन सा हिस्सा कार्यरत है जब आप चाइल्ड ईगो में जाते हो? तो कुछ उदाहरण आपको दिए जाएंगे, कुछ स्वाध्याय आपको दिए जाएंगे, अगली बार उसमें आप तय कर पाएंगे। अब मैं एक तीसरे हिस्से का संक्षिप्त चर्चा कर लेता हूँ। आपके ध्यान में रहे कि मैं इस समय स्ट्रक्चरल TA, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आपके व्यक्तित्व का बंधारण, आपकी 3 मन स्थितियों का वर्णन कर रहा हूँ। तो अब तीसरा हिस्सा है, इसको कहा जाता है एडल्ट ईगो स्टेट। ये आपके अंदर का पुख्त व्यक्तित्व है, पुख्त मन स्थिति है। ध्यान में रहे कि पुख्त व्यक्ति, पुख्त एडल्ट साइकी बच्चे में भी होता है। 2 साल का बच्चा भी, 10 साल का बच्चा भी, उसमें भी एडल्ट है। 20 साल की व्यक्ति में भी है, पुख्त व्यक्ति में भी है, और बूढ़े में भी है। एडल्ट हर एक में है। एडल्ट साइकी, ईगो स्टेट का मतलब होता है ये मन स्थिति है, आपके व्यक्तित्व का एक बंधारण है। सबसे पहला भेद समझिए
कि पेरेंट ईगो साइकी एंड चाइल्ड ईगो साइकी ये अपने भूतकाल के संपर्क में रहता है। ये आपकी पास्ट रिकॉर्डिंग के अनुसार वर्तन व्यवहार करते हैं, जबकि ये वाला जो ईगो स्टेट है, एडल्ट ईगो स्टेट, ये वर्तमान की संपर्क में रहता है, वास्तविकता के संपर्क में रहता है। तो सिगमंड फ्रॉइड का ईड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों के संदर्भ में आप देखेंगे तो ईड मतलब आपका चाइल्ड साइकी, सुपर ईगो मतलब आपका पेरेंट साइकी, बीच वाला एक है समाधान करने वाला, वो है एडल्ट ईगो साइकी, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था ईगो। तो वो आपके अंदर का कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर वर्तमान डेटा, जैसे कि आप कहाँ पर बैठे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन से कपड़े पहने हुए हैं, सामने आया हुआ इंसान उसके चेहरे पर क्या भाव है, ये क्या बात कर रहा है, तो ये भूतकाल के संपर्क में नहीं रहता है। ये वर्तमान में इस समय जो भी डेटा मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करता है, उसका प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये निर्णय बनता है भविष्य के बारे में। जैसे कि मेरे पास 2000 रुपये हैं, तो ये एक माहिती आपको दी गई। उस 2000 रुपये से मुझे एक रेफ्रिजरेटर लेना है, तो ये कितना संभव है? उसी पैसे से लिया, क्योंकि बाजार में जाऊंगा तो 2000 रुपये का तो रेफ्रिजरेटर मिलेगा नहीं, तो मुझे बाकी के पैसों का प्रबंध कैसे करना है? तो ये इस प्रबंध को करने के लिए लोन ले सकता हूँ, मैं किसी से पैसा उधार ले सकता हूँ। तो प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर, कैलकुलेट पॉसिबिलिटीज एंड डिजाइन रिपोर्ट्स, ये रैशनल होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। आपके अंदर 3 हिस्से हैं, पेरेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट। पेरेंट साइकी आपका पास्ट रिकॉर्डिंग है, बचपन का। चाइल्ड साइकी आपका पास्ट रिकॉर्डिंग है, इमोशंस का। पेरेंट साइकी आपका डूज एंड डू नॉट्स का रिकॉर्डिंग। चाइल्ड साइकी आपका पास्ट इमोशंस का रिकॉर्डिंग। एडल्ट साइकी आपका वर्तमान के संपर्क में रहते हुए कार्यरत रहता है। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूंगा कि इस समय आपके दिल में क्या लागणी है, तो आपका एडल्ट साइकी जवाब देगा अपने चाइल्ड साइकी को पूछ करके कि इस समय मुझे रोने की भावना हो रही है, या मुझे दुख हो रहा है, या मैं थोड़ा चिंताग्रस्त हूँ। तो ये आपका एडल्ट साइकी है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग है, ये ओरिजिनल एरिक बर्न का डिवीजन नहीं है, ये बाद में किसी ने किया है, और ये करने वाली भारतीय गोवानीस मनोवैज्ञानिक थी जिनका नाम था पर्ल ड्रैगो। तो उन्होंने बताया कि आपका एडल्ट ईगो स्टेट 2 प्रकार का होता है, फोटोग्राफिक एडल्ट, कंबाइनिंग एडल्ट। फोटोग्राफिक एडल्ट, पहले इसको समझ लें कि फोटोग्राफिक एडल्ट का काम है माहिती संपादन करना, डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जैसे कि इस समय मैं आपसे जो वार्तालाप कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अच्छा टीए की वार्तालाप की जा रही है, इसमें एडल्ट ईगो साइकी के बारे में समझाया जा रहा है। तो हू बहू जो माहिती, जैसे कि आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम जन्मेजय है। अच्छा, आपका नाम जन्मेजय है, आप कहाँ से हो? मैं बड़ौदा से हूँ। अच्छा, आप बड़ौदा से हो, इसका मतलब है कि जो मैं सुन रहा हूँ हूबहू वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपकी कैमरे में एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक प्लेट आप जो हो वही की वही बताती है, उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। मतलब कि आप अगर पुरुष हो और आपका फोटो लिया गया होगा तो आपकी मूछें होगी। तो ये फोटोग्राफिक एडल्ट है, जो माहिती जैसे बताई जाती है ऐसा का वैसा स्टोर किया जाता है। तो जैसे कि आप कोर्ट कचहरी के कठेरे में खड़े हो और आपको पूछा जाता है कि घटना क्या देखी आपने, वो जरा बताइए। अच्छा, उस व्यक्ति के हाथ में, तो 12 एंग्री मैन कभी देखिएगा, मैंने कई बार उल्लेख किया हुआ है कि उस व्यक्ति को मैंने हाथ में छुरी लेके खड़े देखा था।
ये गुस्से में चिल्ला रहा था और उसके सामने कोई इंसान था, उसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाल रहा था और बार बार अपनी छुरी उठा करके उसको बता रहा था। तो ये मैंने जो माहिती जो देखा वो हूबहू वैसा का वैसा व्यक्त किया। तो जो देखा जो सुना वैसा का वैसा जब आपके दिमाग में संग्रह किया जाता है तो वो फोटोग्राफिक एडल्ट है। वो आज वो फोटो दिखाइए या 10 साल के बाद दिखाइए, वैसा का वैसा चित्र बताएगा, चित्र बदलता नहीं। और वही माहिती को बिना बदले बिना कुछ डाले तो आपको मैं 5 प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख करना चाहूँगा। स्मृति वृत्ति योग में है, जो आपको प्रमाण वृत्ति, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। स्मृति का काम है बिना बदले आप जो भी हकीकत जैसी थी वैसी की वैसी बताओ, तो उसको कहा जाएगा फोटोग्राफिक एडल्ट। लेकिन आपके अंदर एक और एडल्ट है जिसको कहा जाता है कंबाइनिंग एडल्ट, मतलब कि जो माहिती उसको दी जाती है उसका वो पृथक्करण करता है, कैलकुलेशंस, पृथक्करण। आपका नाम है जन्मेजय, इसका मतलब है कि आप मुस्लिम नहीं हो सकते। तो ये जो विधान मैं कर रहा हूँ वो पृथक्करण करके कर रहा हूँ, विश्लेषण करके कर रहा हूँ, इसको कहा जाएगा कंबाइनिंग एडल्ट। तो मेक्स कॉल कैलकुलेशंस from whatever comes from the photographic adult, makes predictions, makes possibilities, probabilities। जैसे कि कल शाम को धरतीकंप का एक छोटा सा वो हादसा गुजरात में बड़ौदा, सूरत और भरूच में हुआ, तो उसके आधार पर दोबारा धरतीकंप आने की शक्यता क्या है, वो पॉसिबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी करने वाला इंसान, वो आपके अंदर का साइकी, उसको कहा जाता है कंबाइनिंग एडल्ट। तो वो तर्क करता है। तो जैसे कि किसी व्यक्ति को मैंने देखा, उसके हाथ में छुरी थी, हाथ ऊपर किए हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर का एक जिप्सियों का एक कहानी में पढ़ रहा था, तो जैसे कि वायलेंटली, एग्रेसिवली, आक्रामक बन करके उसने अपनी छुरी ऊपर उठाई थी, गुस्से में था, सामने वाली व्यक्ति को बार बार ये अपनी छुरी दिखा रहा था। ये हुआ मेरा फोटोग्राफिक एडल्ट। अब जज मुझे पूछता है या लॉयर मुझे पूछता है कि क्या वो खून करने की तैयारी में था, तो मेरा कंबाइनिंग एडल्ट बोलेगा कि लगातार जिस तरह से वो बार बार अपना छुरी उस व्यक्ति की तरफ ताक रहा था, संभव है कि खून उसी ने किया होगा। तो कंबाइनिंग एडल्ट हो गया ये पृथक्करण करता है, ये माहिती को जैसी की तैसी बताता है। तो फोटोग्राफिक एडल्ट एंड कंबाइनिंग एडल्ट चर्चा हम और भी चालू रखेंगे पूरा करने के पहले, अगर आपके कोई सवाल हो। સર આપ 5 વૃત્તિની વાત કરતા હતા, ખાલી એ 5 નામ આપી દો તો કયા 5? સ્મૃતિ વૃત્તિથી શરૂઆત કરી ઓહો, આપણે। એ તમે જે યોગમાં શીખી લીધું છે, પણ છતાં ફરી બોલું છું હું તમને કે આ વૃત્તિઓ છે પ્રમાણ વૃત્તિ, પ્રમાણ વૃત્તિ, પછી આવે છે વિપર્યય વૃત્તિ, વિપર્યય, વિકલ્પ વૃત્તિ, निद्रा वृत्ति અને स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति उसको कहा जाता है जिसमें जो माहिती आपको दी गई वैसी की वैसी, उसमें बिना एडिशन किए, बिना सब्ट्रैक्शन किए हुए। अच्छा, मैंने छुरी उठाए हुए देखा था लेकिन बाद में तो मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा आपने बोल दिया, तो इसका मतलब आपने निकाल दिया कुछ माहिती, तो स्मृति वृत्ति कही जाती है। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार की वृत्तियां आपके चित्त में स्थित है। ओके सर। हाँ जी, एडल्ट साइकी को हम चेंज कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हो? एडल्ट साइकी को हम चेंज कर सकते हैं ना इस उम्र में? हाँ हाँ, जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूँ, अभी प्राथमिक चर्चा में कर चुका, मनस्थितियों का बंधारण में समझा चुका हूँ आपको, और इसके आधार पर अपने अंदर जो बदलाव लाना है, ये एडल्ट ईगो साइकी में आप क्या बदलाव चाहते हो, आप बताइए, आप किस प्रकार का बदलाव चाहते हो? बच्चे के परवरिश में एडल्ट साइकी बहुत इफेक्ट करता है। हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी
इच्छाओं के अनुसार, तो हम अपनी एडल्ट साइकी को चेंज करेंगे तो बच्चे के परवरिश में चेंज हो सकता है ना। हाँ हाँ, अब थोड़ा अस्पष्ट सवाल है, फिर भी मैं समझाता हूँ। जैसे कि बच्चा आपके पास कुछ डिमांड कर रहा है, हाँ तो वो चाइल्ड ईगो साइकी में है। आपको हाँ रिस्पॉन्ड करना है आपकी पेरेंट ईगो साइकी, नहीं मिल सकता, जाओ मत मांगो मेरे पास, तो आप क्रिटिकल पेरेंट बन गए। या हाँ नर्चरिंग पेरेंट, अच्छा तुमको ये चाहिए, अच्छा तुम एक्टिवा मांग रहे हो या कंप्यूटर मांग रहे हो या नया फोन मांग रहे हो, मैं दूंगा बेटे, दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर जरूर, अरे मुझे लाना, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरी ये फर्ज भी बनती है, मैं लाऊं। तो आप नर्चरिंग पेरेंट बन गए, समझो अभी। अब दोनों परिस्थितियां नादुरुस्त हैं, है ना। आपको करना चाहिए एडल्ट ईगो साइकी में आना है। जैसे कि बच्चे के साथ बात करना है, अच्छा तुम मोबाइल फोन मांग रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, मोबाइल चाहिए ना तुमको, तो मैं अपना फोटोग्राफिक एडल्ट उपयोग में ला रहा हूँ, समझिए आप, है ना। हम्म, अच्छा तुमको क्या चाहिए, मोबाइल फोन, हाँ हाँ, क्यों चाहिए वो, क्योंकि पापा मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं मेरे पास, क्लास अटेंड करने के लिए कुछ तो डिजिटल माध्यम चाहिए। अच्छा तुमको ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल फोन चाहिए, मैं ठीक समझा क्या तुमको? तो बच्चा कहेगा हाँ पापा आप ठीक समझे। अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे तुमको फोन ला के देना पड़ेगा, हाँ पापा तुमको ला के देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इस समय में मेरा एडल्ट ईगो साइकी, तो बेटे एक काम करते हैं, अभी तो जाने तो अभी मैं थोड़ा काम में भी और इस समय मेरी मनस्थिति भी ठीक नहीं, थका हुआ भी हूँ, थोड़ा 2-4 घंटे के बाद साथ में बैठेंगे टेबल पर और चर्चा कर लेंगे। तो मैं देखता हूँ कि मोबाइल तुमको क्यों चाहिए, मैं ला सकता हूँ कि नहीं, तुमको कौन से वाला चाहिए और मुझे वो ला के देना चाहिए कि नहीं, है ना। तो उस समय में मेरा कंबाइनिंग एडल्ट उपयोग करके उस बच्चे को टेबल पर कुर्सी पर बिठा करके चर्चा का एक वातावरण खड़ा कर रहा हूँ। तो पेरेंट चाइल्ड ईगो स्टेट से अपना जो कारोबार चल रहा था उसको बदल के एडल्ट टू एडल्ट, और फिर बच्चा कहेगा माँ मुझे ये फ़ोन चाहिए, पापा मुझे ये फ़ोन चाहिए, अच्छा इसका कीमत 40,000 रुपया है, और चर्चा करेंगे आप कंबाइनिंग एडल्ट से, और फिर बच्चे को कहा अभी सोच के बताओ कि मैं मुझे ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना। तो मेरी मेरी आपको गुजारिश है कि लूट केस मूवी अवश्य देखो आप। उसमें एक पिता है मजबूर लाचार, एक माँ है वेरी डिमांडिंग एग्रेसिव रिबेलियस, और एक बच्चा है उसमें, तीनों के बीच कई बार अंतः क्रियाएं होती है। तो आप बच्चे के साथ पेश आते समय आवश्यकता पड़ने पर, हाँ बच्चा कोई अनूठी डिमांड कर रहा है जो नहीं करनी चाहिए उसको, है ना, तो आप डांट भी सकते हो, तो अपना पेरेंट ईगो साइकी बनाए रखिए। लेकिन कई बार शानपन इसमें है कि आप एडल्ट ईगो साइकी में आइए, बच्चे को भी एडल्ट में लाने को मजबूर बनाइए और फिर चर्चा करके देखिए। हरिओम सर। क्या नाम है हरिओम। सर, हाँ नाम क्या है? હરિઓમ સર. हाँ जी बिल्कुल बोलो बेन। હા, આપણે આ જે રિબેલિયસ ચાઇલ્ડ અને જે બીજો જે ચાઇલ્ડ કીધું અને ફ્રી ચાઇલ્ડ, એ हाँ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ક્યારેક રિબેલિયસ ક્યારેક એટેન્ટિવ એવું હોઈ શકે ને? जरूर, जैसे कि मैं किसी की मृत्यु में बैठा हुआ हूँ, है ना, तो इस समय मुझे एडल्ट चाइल्ड बनना है, चेहरे पर मुझे उदासी लाना है ना। मैं उस समय खुशी, जैसे कि मेरे पर उसी समय फोन आता है कि तुम्हारा नोबेल प्राइज मिला, तुमको ये अवार्ड मिला, तो मैं उस घर में बैठ के खुशी से नाच नहीं सकता। फ्री चाइल्ड कैन नॉट एक्सप्रेस, एडप्टेड चाइल्ड उस समय मुझे शांत रहना है, समझे ना। तो आवश्यकता के अनुसार आपको तीनों, जैसे कि मुझे किसी बात पर दबाया जा रहा है, लगातार दबाया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है मेरे साथ, तो मुझे विद्रोही बच्चा बाहर निकालना होगा उस समय, है ना। तो आवश्यकता के अनुसार तीनों को काम में लगाइए। अगर हम पिकनिक में गए हैं और आप जैसे कि आप अंताक्षरी खेल रहे हो या आप फ्री प्ले सेशन है, आप खुशी मना रहे हो, उस समय में अगर कोने में जाके बैठूंगा रोई हुई सूरत बनाए हुए, तो ये ठीक नहीं होगा, है ना। तो संजोगों को देखिए, घटनाओं को देखिए, आवश्यकताओं को देखिए, और लोगों को देखिए, और आपके लिए क्या जरूरी है, आवश्यक है, वो सोच के काम करिए आप। હા, એટલે હું એ જ કહું છું કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બિહેવ આપણે ના કરીએ યા તો સામેના વાળું ના કરે તો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે ને? એ આપણે સમજવાનું છે, સામેનો હા. માણસ નથી કરતો તો એ નથી કરી રહ્યો માટે તમારા વર્તનનું મજબૂરી નહીં બનવી જોઈએ, તમારા વર્તન પર તો તમારો કાબુ રહેવો જ જોઈએ। એ નથી કે દાખલા તરીકે એ તમારી સાથે રિસાયો જ છે, નથી જ બોલતો,
કકળાટ કરી રહ્યો છે અથવા તો કમ્પ્લેન કરી રહ્યો છે, તો એ વખતે તમારા વર્તન પર તમારો કાબુ નિરંતર રહેવો જોઈએ. પછી એ આવું કરે છે માટે હવે હું એને આવું જ કરીને બતાવીશ, એનો અર્થ તમે મજબૂર બન્યા, એવું નહીં કરશો. એટલે કોઈ પણ ટાઈમે રિબેલિયસ ને એટેન્ટિવ ને ચાઇલ્ડ ને એ હોઈ શકે અલગ અલગ એરામાં. हाँ, आवश्यकता के अनुसार मैं कभी विद्रोह करता हूँ, कभी अडप्टेड बन जाता हूँ, है ना. तो जैसे कि किसी व्यक्ति से कोई तकलीफ होने पर मैं कल उसको 3 बार लिख चुका है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी, तो वो मेरा अडप्टेड चाइल्ड है ना. आई एम सो सॉरी एंड आई सी दैट दिस डज नॉट हैपन अगेन, हाँ, आई टेक केयर, तो वो मेरा अडप्टेड चाइल्ड है. आवश्यकता पर वो भी जरूरी है, और कभी फ्री चाइल्ड जरूरी है ना. किसी से माफी मांगना है अपनी खराब वर्तन के लिए, तो उस समय फ्री चाइल्ड कोई काम नहीं आ सकता, आपको एडप्टेड चाइल्ड काम करना ही होगा. ओके, हरिओम तो अपना घड़ी, हरिओम सर. हाँ, सर अपना घड़ी हरिओम. देख के सवाल पूछिएगा. हाँ, आप जब जो लोग निकलना चाहते हो वो हाँ निकल भी सकते हैं. हाँ जी, बोलिए. हाँ सर. सर मेरा एक 4 साल का बेटा है और एक 10 इयर्स की डॉटर है. हाँ तो जी, डॉटर तो बड़ी हो चुकी है, लेकिन 4 इयर्स का जो लड़का है तो उसके लिए हैबिट अभी क्रिएट की जाती है. तो मुझे किस तरह से करना चाहिए अभी हैबिट्स पहला तो 4 इयर्स से? हाँ, मान्यतापूर्ण विधान बदलिए कि 10 साल की बच्ची बड़ी हो चुकी है और 4 साल का बच्चा छोटा है. इसका हाँ मतलब है सर. कि एक बच्चे की एडल्ट साइकी का आप अनादर कर रहे हो, और दूसरे बच्चे की चाइल्ड साइकी को. मैं समझ रहा हूँ कि जब भी इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा होगा या आपके कोई चीज देने की नौबत आएगी, तो बड़ी को आप बच्ची को हमेशा कहेंगे आप बड़ी जो हो चुकी हो, और राइट छोटे को राइट कहेंगे अच्छा ये तुम्हारा तो अधिकार है, तुम मांगो, ठीक है, नहीं ये वर्तन नहीं करना राइट. है ना. तो आवश्यकता के ओके. अनुसार आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए. नहीं, पर छोटे बच्चे को कैसे समझाए उस तरफ क्या वो समझाना टाइम है, पे? क्या समझाना, जैसे मतलब कि अभी ये कभी रूबरू में करेंगे ना, तो इसका रोल प्ले भी मैं कराता हूँ कई बार. तो आप बताइए कि छोटे बच्चे को किस बारे में क्या समझाना है. सपोज छोटे बच्चे ने बड़ी बच्ची का कुछ भी चीज मांग ली तो हम बोलते कि तू बड़ी है दे दे, ऐसे ऐसे हम बड़ी बोलते है हैं दे दे, उसको. तो अब ये हाँ. इसका मतलब ये होगा कि इस बच्ची को तुम लगातार एडप्टेड चाइल्ड बना रहे हो, तो ये आगे चल करके ओके. या तो ऐसी हो जाएगी, है ना. तो जिस घराने में राइट. उसकी शादी होगी, उस शादी के बाद जहाँ रहने को जाएगी वो वहां पर बड़ी बहू है, तो मतलब कि राइट. समाधान करना उसका जीवन बन जाएगा, तो ये हमेशा दुखी रहेगी. नहीं, बड़ी होना मतलब त्याग करना, ये हिंदू संस्कृति, हिंदू वैल्यू आप निकाल दीजिए. अरे छोटे को भी जरूरत पड़ने पर त्याग करना पड़ता है. तो ओके. अधिकार किसका है, इस चीज पर अधिकार तुम्हारी बहन का है, तो उसके पास रहेगा, तुम उसका डिमांड नहीं कर सकते, है ना. जैसे कि बहन को तुमने लाके मोबाइल फोन दिया क्योंकि वो स्कूल में है और ऑनलाइन क्लास भरना है, तो छोटा बच्चा भी मांग रहा है या झूठ करके ले रहा है, लाओ मुझे दे दो, तो कहना जरूरी होगा कि तुम स्कूल में नहीं जाते, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, बहन का काम है ये, उसको रखो, उसको वापस दे दो. तो आप राइट. अपना एडल्ट साइकी में सोच करके निर्णय लीजिएगा, लेकिन कुछ परंपरागत विधानों से मत जाए, जैसे कि बड़ों को हमेशा त्याग करना है और छोटों का अधिकार रहता है. ये परंपरागत हिंदू राइट. मान्यता को हम निकाल देंगे. ओके, ठीक है सर. थैंक यू. थैंक यू. ओके. तो अगर कोई सवाल ना हो तो पूरा करेंगे. एक प्रश्नोत्तरी आपके पास अब आएगी, जो आपको चैन से बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा लग सकती है, आज के बाद आएगी. अंग्रेजी में भी और गुजराती में, दोनों भाषाओं में रखी जाएगी. आपको मैं कुछ अलग अलग प्रकार के साइकी बता चुका हूँ, मैं संक्षिप्त में बोलता हूँ. आपको बताया गया चाइल्ड ईगो साइकी, चाइल्ड ईगो स्टेट, इसके 3 प्रकार: फ्री चाइल्ड, एडप्टेड चाइल्ड, रिबेलियस चाइल्ड. पेरेंट ईगो साइकी, क्रिटिकल पेरेंट एंड नर्चरिंग पेरेंट, एंड एडल्ट ईगो साइकी, फोटोग्राफिक एडल्ट एंड कंबाइनिंग एडल्ट. ये अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए. अब आपको एक प्रश्नोत्तरी दी जाएगी जिसमें आपका व्यक्तित्व बंधारण स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज दिया जाएगा. तो आने वाले हफ्ते में हो सकता है. सतीश भाई कहाँ पर हो? બોલો સતીશ સર. ભાઈ બોલો બોલો. બોલો. હવે આવતો રવિવાર દિવાળીનો રવિવાર છે, એવું જોઈ લો જરા દોસ્ત. હા, એટલે આવતો રવિવાર આમ ઓફિશિયલી આપણે રજા રાખીશું અને ચાલુ રાખવું હોય તો રાખી ના ના શકીએ. ના 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 ના, દિવાળી લોકોને મનાવવા દેવાની, અને પછીના રવિવારે
આપણે હું પ્રશ્નોત્તરી તૈયાર કરી ચૂક્યો છું, પણ આજે જરૂર ન હોવાથી મેં તમને કાલે મોકલી નથી. ઓકે તો હવે હું મોકલીશ. એ બધાને વેળાસર મોકલી દઈએ છીએ આ અઠવાડિયામાં. દિવાળી દરમિયાન એ લોકોનું પ્રિન્ટઆઉટ કાઢવા માંગે તો પ્રિન્ટઆઉટ કાઢીને કરવાનું છે, અને પછી એના આધારે આપણે થોડું હોમવર્ક કરવાનું છે બેસીને. तो आप सबको दी जाएगी एक प्रश्नोत्तरी इस हफ्ते में. સર એક हाँ મિનિટ ખાલી 22 हाँ તારીખે बोलो. તમે ટ્રાવેલ કરો છો? 22 તારીખે તમે 22 ટ્રાવેલ તારીખે કરો? હું ટ્રાવેલ એટલે શક્યતા છે કે મારું એ સમય ટ્રાવેલિંગમાં જાય. હા, હું એટલે તમને કહું છું કે તો પછી એ પ્રમાણે કહેજો તમે. ના પણ કંઈક કરીશું કે આપણે હા, તો બરાબર પ્રશ્નોત્તરી, છે. પણ આવતા રવિવારે રજા રાખવી છે બંધારણમાં પહેલા, તો એ નક્કી છે બરાબર સર દિવાળીની. એકચ્યુઅલી એવું પણ છે કે વચ્ચેનો જે 15મી તારીખનો રવિવાર છે ને એની અંદર હા એવું છે કે 14મી તારીખે દિવાળી છે, વચ્ચેનો દિવસ ખાલી છે, અને 16મી તારીખે મતલબ નૂતન વર્ષ છે, મતલબ એક દિવસ વચ્ચેનો ખાલી છે. હવે જો હું મારો ઉપયોગમાં ફ્રી ચાઇલ્ડ વચ્ચે લાવું છું. ફ્રી ચાઇલ્ડ બધા સમજી શકે કે દિવાળી શુક્રવારથી શરૂ થઈ, એટલે વચ્ચે એક દિવસ દિવાળી નથી, એટલે એ દિવસે ફટાકડા નહીં ફોડવાના એવું તમે કહો તો નહીં ચાલે. અને હું તે દિવસે ઘૂઘરા ખાવાનો એટલે ખાવાનો, બરાબર. ખાવાના જ અને બરાબર. મારે નવા કપડા પહેરવાના એટલે પહેરવાના. હવે ગઈકાલે દિવાળીનો દિવસ હતો ને આજે પડતર દિવસ છે ને આવતીકાલે બેસતું વર્ષ ને ભાઈ બીજ, એવું બધું ભેગું કરો તો હું નહીં ચલાવી લઉં. ઓકે, ઓકે ધેટ ઇઝ માય ફ્રી ચાઇલ્ડ. એટલે આપણે આવતા રવિવારે રજા રાખીએ છીએ અને પછીના રવિવારે ચાલુ રાખીએ છીએ એવું હમણાં જાહેર કરું છું. પણ આપણે પણ ચાલુ રહેશે, 100% ચાલુ રહેશે. હું મારી અગવડમાં પણ કરીશ. હા, ચાલ બહુ સરસ. મારી અગવડમાં પણ કરીશ. એ મારો એડલ્ટ સાયકી છે કે મુશ્કેલી પડશે પણ હું સેશન ચાલુ રાખીશ. તો બધાને પ્રશ્નોત્તરી આ અઠવાડિયામાં મળી જશે, 2-1 દિવસમાં. અને એ તમે પ્રિન્ટઆઉટ કાઢીને મારી અપેક્ષા છે કે સરસ રીતે ભરીને તૈયાર કરશો. તો એના આધારે એક એક્સરસાઇઝ આપણે 22મી તારીખે કરવાની છે. 22 तारीख को और वो गुजराती अंग्रेजी दोनों में रहेगा, ताकि आप जो भी भाषा में आपको अच्छा लगे उसमें भर के तैयार करिएगा. इससे आपका व्यक्तित्व बंधारण हम तय करेंगे और इसका थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना है इसके आधार पर. और अब के बार जो भी चर्चाएं होंगी, प्राथमिक चर्चा, आवश्यक चर्चा पूरी कर चुका हूँ. व्यक्तित्व बंधारण की अब रोचक बातों में हम प्रवेश करेंगे आने वाले 3 रविवार. तो हरिओम सबको. आपने बहुत अच्छा मौका दिया और मैं भी टीए को नए अंदाज से सीख रहा हूँ इस समय. और इस चर्चा के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे. સર गुड डे. તમે મૂવીનું નામ કયું કહ્યું હતું? શાનું? એક મૂવીનું નામ હમણાં કહ્યું હતું ને, એ લૂંટ જોઈશું કેસ. એને. લૂંટ કેસ. સુટકેસ. લૂંટ કેસ આ જ વર્ષનું મૂવી છે. બહુ જ સરસ છે મૂવી. Thank you. અને હું એને ટીએ ના સંદર્ભમાં જ જોઈ રહ્યો હતો આખું મૂવી. સર થેન્ક યુ વેરી મચ. સર લખીને મોકલશો નામ પ્લીઝ? હાજી હું મૂકી દઉં છું. હા, મૂકી દઉં. આખી વિગત સર સાથે હું હરિઓમ, લખી દઉં થેન્ક છું. યુ, ગુડ ડે. હાજી હું લખી દઉં છું. હા, ચેટ બોક્સ પર મૂકી દઉં છું. હા, ઓકે. હા, ઓકે, થેન્ક યુ સર. મેં લખી દીધું છે સર, લૂટ કેસ મૂવી. લૂંટ કેસ એકલું નહીં, તમે એની સાથે બીજી વિગત લખવી પડશે ને. અચ્છા, એના ડાયરેક્ટર, એક્ટર કંઈ પણ તમારી પાસે હોય તો બધું સાથે લખીએ. હેલો. એક મિનિટ. હેલો. હેલો, હરિઓમ સર. હાજી. સર મારે એક ક્વેશ્ચન હતો. હા બોલો. એવો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે આપણે જે એડપ્ટિવ ચાઇલ્ડ ને જે ચર્ચા કરી કે એગ્રેસિવ ચાઇલ્ડ or રિબેલિયન ચાઇલ્ડ અને એક નેચરલ ચાઇલ્ડ, તો લાઈક જ્યારે લાઈક તમે જ્યારે જોઈન્ટ ફેમિલીમાં હો કે તમારા ફેમિલીમાં ઘણા બધા મેમ્બર્સ હોય અને એ ટાઈમે તમારી એડપ્ટિવ બિહેવિયર નેચરલી આવી જતી હોય છે, અને ઘણી વખત ન્યુક્લિયર ફેમિલી હોય એમાં એક જ ચાઇલ્ડ હોય ને એવું હોય, તો જનરલી તો એવા ચાઇલ્ડમાં એડપ્ટિવ બિહેવિયર કે થોડું એ રીતનું કે નેચરલ બિહેવિયર એ કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય? હું 2 જ મિનિટમાં તમને જવાબ. 1 જ મિનિટ, હું જરા પહેલા લખી કાઢું. જી.
आपको संक्षिप्त वर्णन पिक्चर का लिख दिया है, एक्टर, डायरेक्टर एटसेट्रा। बढ़िया मूवी। आज संडे का दिन सब लोग यही वाला मूवी के साथ दोबारा एंजॉय से, आपकी करेंगे। जॉइंट फैमिली में रहते हो आप, क्या सवाल था? नहीं, एक्चुअली मींस लाइक मेरा सवाल था, लाइक व्हाट आई हैव सीन इज के लाइक मेरे इसमें पहले लाइक आई हैव सिस्टर्स एंड ऑल, सब फैमिली बड़े सिस्टर्स वगैरह थे, तो हम लोग लाइक हमारा 5 लोगों का फैमिली था, तो लाइक ऑटोमेटिकली चाइल्डहुड से ही एडेप्टिव बिहेवियर काफी सारा आ ही जाता था कि लाइक यू एडजस्ट विद योर तो आप अपना बचपन रिफ्लेक्ट कर रहे हो? नहीं मैं, हाँ, तो अभी लाइक आई एम हैविंग अ सिंगल चाइल्ड, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि लाइक द वे हमारे इसमें एडजस्टमेंट एकदम इजीली ऐसा एंड स्टिल वो इस हिसाब से बॉन्डिंग भी स्ट्रांग है और एडजस्टमेंट भी एक अप्रोच ही है कि लाइफ में कभी भी इसमें लाइक एडजस्टमेंट, तो सिंगल चाइल्ड में वो बिहेवियर कैसे ये करने का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट बट नेचुरल उसका बिहेवियर एग्रेसिव ना हो जाए। हाँ, एक बात समझ लीजिए कि आप जॉइंट फैमिली में आपका उछेर हुआ, उसका जो रिकॉर्डिंग है, हाँ, वो रिकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का जब उछेर करो ओनली चाइल्ड, उस समय वो रिकॉर्डिंग का दोबारा सुन के आप मत करो। ओके। मैं फिलहाल तो एक ही, क्योंकि संजोग बदले, स्थल बदले, समय बदला, फैमिली बदली, है ना, तो सिंगल चाइल्ड का उछेर करना है आपको, तो आपका जो अनुभव था उस अनुभव को इस बार काम में नहीं लगाएंगे आप। ओके। वो रिकॉर्डिंग आपको पूरा डिलीट करना होगा। बस एक ही मैं एक ही सीख शायद दे सकता हूँ फिलहाल तो, क्योंकि बाकी के जो आपके प्रश्न हो रहे हैं वो शायद मैं प्रत्यक्ष आपसे सुनता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा, वो अलग होगा। अच्छा, मैं एक और तथ्य बता दूं कि जॉइंट फैमिली में बच्चे के कई माँ बाप बनेंगे, दादा दादी भी माँ बाप, चाचा चाची भी माँ बाप, है ना, और मम्मी पापा भी माँ बाप। इसमें प्राथमिक प्राइमरी पेरेंट्स तो माँ बाप ही रहेंगे, निर्णय लेने का अधिकार माँ बाप का रहेगा। पेरेंट्स मतलब कि जैसे कि बच्चे को मोबाइल चाहिए तो लाना है या नहीं लाना है, दादा दादी इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि दादा दादी की, चाचा चाची की भूमिका सेकेंडरी रहेगी। उनका काम रहेगा जब बच्चे पर कोई आघात आता है, जैसे कि माँ बाप ने बच्चे को पीटा, माँ बाप ने बच्चे को डांटा, या मम्मी पापा के बीच लड़ाई हुई तो बच्चा तनावग्रस्त बन गया, तो उस तनावग्रस्त बच्चे को थोड़ा सा सहूलियत देना है, कंफर्ट करना है, खाली वो दादा दादी का काम होगा, चाचा चाची का काम होगा। लेकिन नीति विषयक निर्णय तो माँ बाप ही लेंगे। नीति विषयक निर्णय क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन सी स्कूल में रखना है, कौन सी स्कूल में नहीं रखना है, कपड़े लाकर नए देना है कि नहीं, दिवाली में फटाके फोड़ेगा या नहीं फोड़ेगा, समझे ना, उसकी बर्थडे मनाई जाएगी कि नहीं, दादा दादी नहीं बोल सकते उसमें। तो ये थोड़ा सा बंधारण में आपको समझा सकता हूँ, बाकी की चर्चा करेंगे। तो हरिओम सबको आज पूरा करेंगे, अगले 15 दिन के बाद के रविवार को मिलेंगे। हरिओम सर।